नमस्कार। अगर आप एचटेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को तेज तर्रार और साटेदार बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। आज हम सीडीपी का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो बहुत सारे बच्चों को टफ भी लगता है। आज मैं अपनी क्लास में इसके मेन क्रक्स यानी कि की पॉइंट्स बताऊंगी, और अगर ये पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, इनको ध्यान से स्टडी कर लिया, तो आई प्रॉमिस कि एक भी क्वेश्चन जीन पियाजे से आपका गलत नहीं होगा। तो चलो हम पढ़ते हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे कौन थे? जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, जो 1896 से लेकर 1980 तक इनका टाइम पीरियड था। मतलब 1896 में जन्म और 1980 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट यानी स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। इनको कंस्ट्रक्टिविज्म का फादर कहा जाता था। किसका फादर कहा जाता था? फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म और फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता था। इन्होंने जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के बारे में भी बताया था। जेनेटिक्स एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान का निर्माण होता कैसे है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के बारे में बताया था। इन्होंने और क्या बताया था? इन्होंने बताया था मेंटल स्ट्रक्चर के बारे में, कि हमारा मेंटल स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, कैसे हम कौन सी मेंटल एक्टिविटी कैसे करते हैं। इन्होंने मेंटल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, स्कीमा के बारे में बताया था, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे मेंटल ब्लॉक्स होते हैं उनके बारे में बताया था। इसने एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन के बारे में भी जानकारी दी थी। इसे इन्होंने बताया था कि एक पर्टिकुलर एज में बच्चा कैसे सीखता है। एक इन्होंने अलग अलग स्टेजेस दी थी। उन 4 स्टेजेस के माध्यम से इन्होंने एक बच्चे के बारे में पूरी जानकारी दी थी कि इस एज में बच्चा क्या करता है, इस एज में क्या करता है, इस एज में क्या करता है, किस एज में उसकी कौन सी थिंकिंग डेवलप होती है, किस वे में वो कहाँ तक सोच पाता है, किस एज में कहाँ तक सोच पाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम जीन पियाजे को पढ़े क्यों? इन्होंने इतने सारी चीजें की हैं, मतलब अलग अलग थ्योरी डेवलप की है, अलग अलग पॉइंट्स बताए हैं, अलग अलग चीजों के बारे में डिस्कस करते हुए बताया है। तो हम जीन पियाजे को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? जीन पियाजे को सीडीपी में इसलिए स्टडी किया जाता है क्योंकि एक ये बच्चे से लेकर एक अडल्ट तक की पूरी डीप और स्टेज वाइज स्टडी प्रोवाइड करते हैं। उनको पढ़कर एक टीचर को ये आइडिया होता है कि इस स्टेज पर बच्चे की ये एज है और इस एज में बच्चा कहाँ तक सोच सकता है। एक बच्चे की सोच को जानकर एक टीचर उसकी डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। वो टीचर समझ सकता है कि इसको किस वे में और कैसे नॉलेज प्रदान करनी है। वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करता है। तो सीडीपी में जीन पियाजे को इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि ये बच्चे की एडोलेसेंस से लेकर चाइल्डहुड से लेकर एडोलेसेंट तक पूरी कंप्लीट डीप स्टेज वाइज स्टडी प्रोवाइड करता है। इसकी थ्योरी हमें प्रोवाइड करते हैं। तो जीन पियाजे को पढ़ने की जरूरत हमने समझ ली। क्यों पढ़ी? जीन पियाजे ने क्या क्या बताया है वो हमने पढ़ा है। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। 4 स्टेजेस के बारे में बताया है। अब एक एक स्टेज के साथ हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले होती है सेंसरी मोटर स्टेज, उसके बाद होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और लास्ट में फॉर्मल यानी एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज होती है। इनको हम स्पेसिफिक से याद कर सकते हैं। किससे याद कर सकते हैं? स्पेसिफिक से याद कर सकते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इनको हम कैसे याद कर सकते हैं? इनको हम स्पेसिफिक से याद कर सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए, स्पेसिफिक लास्ट वाला ए फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट वो वैसे ही याद हो जाएगा। एस से स्पेसिफिक यानी सेंट्री मोटर स्टेज, पी से प्री ऑपरेशनल स्टेज और सी से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, लास्ट वाली फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज होती है। इनका टाइम पीरियड कितना है? 0 से 2 साल तक, यानी कि जन्म से 2 साल तक होती है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें बच्चा अपनी सेंसेस से सीखता है। और उसके बाद होती है 2 से 7 साल होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, वो अपनी अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से सीखता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से लेकर 11 या 12 वर्ष तक। उसके बाद एडोलेसेंट यानी कि एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज होती है, जो 12 से लेकर एडोलेसेंट टीन एज तक होती है। तो चलिए एक एक स्टेजेज को हम डिस्कस करते हैं। आई होप पूरा इंट्रो, इसकी रेपो आपके माइंड में फॉर्म हो गई होगी। अब इन स्टेजेस के की पॉइंट्स यहाँ से याद कर लीजिए और फिर पी वाई की प्रैक्टिस कर लीजिए। आई होप क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
तो पढ़िए कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में किसने योगदान दिया? महत्वपूर्ण योगदान कॉग्निशन डेवलपमेंट में किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। कॉग्निशन यानी संज्ञान, संज्ञान यानी कि नॉलेज के बारे में बताया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कॉलब्रुग और जेरोम ब्रूनर का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद हम इनकी भी स्टडी करेंगे। तो अब देखिए जीन पियाजे के बारे में, इन्होंने दी है सेंसरी मोटर स्टेज। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। इनकी थ्योरी का क्या नाम है? कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने अपनी थ्योरी दी है। तो देखिए सेंसरी मोटर स्टेज सबसे पहली स्टेज होती है। मैंने आपको टाइम पीरियड बताया है, ये 0 से 2 यानी जन्म से 2 वर्ष तक होती है। जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा कैसे सीखता है? सेंस और मोटर एक्टिविटी के माध्यम से सीखता है। अपने जैसे सेंस और मोटर एक्टिविटीज होती हैं उनके माध्यम से सीखता है। वो इमिटेशन करना सीखता है, मतलब अनुकरण करना सीखता है। इमिटेशन यानी अनुकरण, मतलब जैसा वो अपने आसपास देखेगा वो वैसा ही धीरे धीरे करना शुरू कर देगा और वैसा ही करना वो सीख भी जाएगा। रिफ्लेक्सिव बिहेवियर होता है, जैसे उसको हम टच करते हैं, उसको देखते हैं, टच सी स्मेल स्विकिंग, ये रिफ्लेक्सिव बिहेवियर होते हैं। ये रिफ्लेक्सिव बिहेवियर यानी प्रतिक्रिया देना, जैसे कोई बच्चे को आवाज दे रहा है, उसका नाम पुकार रहा है तो उसकी तरफ देखना या अपनी गर्दन हिलाना, रिफ्लेक्सिव बिहेवियर वो शो करता है। ऑब्जेक्टिव परमानेंस उसके अंदर डेवलप हो जाती है। ऑब्जेक्टिव परमानेंस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले मैं पॉइंट्स बता रही हूँ। ऑब्जेक्टिव परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व, यानी कि इस एज में बच्चा ऑब्जेक्टिव परमानेंस लास्ट में सीखता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार छोटा बच्चा होता है, उसके सामने कोई चीज होती है, अगर उस चीज को हटा दिया जाए और हम उससे पूछे कि कहाँ गई, तो उसको नहीं पता होता कहाँ गई है, लेकिन इस स्टेज के लास्ट में आते आते वो बताएगा कि आपने उसको पीछे छुपाया है या कहाँ रख दिया है, ऐसा करके। जैसे आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये इसके पॉइंट्स हैं। सेंस और मोटर एक्टिविटी से सीखता है, इसमें वो इमिटेशन करना सीखता है, रिफ्लेक्सिव बिहेवियर बताता है, ऑब्जेक्टिव परमानेंस इसके अंतर्गत आती है। और आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट मतलब हमारे पास है तो वो चीज है, अगर वो हट गई है तो वो चीज नहीं है, ऐसा इन्होंने बताया है। ये थी सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा कैसे सीखता है? अपने सेंसेस से सीखता है, प्लस सेंसेस और मोटर एक्टिविटीज दोनों से सीखता है। वो इमिटेशन से सीखता है, रिफ्लेक्टिव बिहेवियर वो शो करता है। ऑब्जेक्टिव परमानेंस इस स्टेज के लास्ट में आ जाती है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। उसके बाद देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब बच्चा 2 साल से थोड़ा बड़ा हो गया है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ गया है वो। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस एज में बच्चा ना क्यूरियस होने लगता है, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो जाता है। हमने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो बात बात पर क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, ये क्या है, वो क्या है, ये कहाँ से आया, इसका क्या होगा, ऐसे वो अलग अलग क्वेश्चन पूछता है। तो वो जिज्ञासु यानी क्यूरियस हो जाता है। इन्वेंटरी स्टेज होती है, इस एज में बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में वो इंटरेक्शन करता है, उसके कांटेक्ट में आता है, तो फिर वो चीजों को धीरे धीरे सीखता है। पर सीखता कैसे है? वो इन्वेंटरी स्टेज में होता है, क्वेश्चन करता है, इन्वेंशन वो खोज करके सीखता है, मतलब आसपास क्या चीजें कैसे हैं वो इसके बारे में जानने का प्रयास करता है। ईगोसेंट्रिज्म वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ईगोसेंट्रिज्म क्या होती है? अहम केंद्रितता होती है। इस स्टेज में बच्चा ना अपने आप चीजों को उलट पुलट करता रहेगा, यहाँ से वहां रखता रहेगा, अकेला खेलता रहेगा, उसको किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन तब उसको भूख प्यास लगती है तब तो उसको अपने घर वाले फैमिली वाले चाहिए होते हैं पास में, अदरवाइज वो अकेला भी खेल सकता है। तो इस स्टेज को ईगोसेंट्रिज्म की स्टेज कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सी स्टेज ईगोसेंट्रिज्म की स्टेज होती है, तो ईगोसेंट्रिज्म की स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। एनिमिज्म, वो हर जीववाद, एनिमिज्म क्या होता है? जीववाद, वो हर निर्जीव चीज में भी जीवन सोचता है। जैसे पहले आपने देखा होगा, छोटे बच्चे को अगर चोट लग जाती है और जहां से चोट लगता है अगर उसको मार कर ऐसा बोला जाता है कि इसको भी मैंने पीट दिया है, तो बच्चा ऐसे रोना चुप कर देता है, यानी कि वो सोचता है कि इसमें भी जीवन है। एनिमिज्म की वहां ये वो यहाँ बात करता है। सिम्योटिक फंक्शन, सिम्योटिक फंक्शन मतलब सिंबॉलिक सीखना शुरू कर देता है, सिंबल से सीखना शुरू कर देता है। जैसे छोटा बच्चा
बच्चा होता है वो ए फॉर एप्पल से 2 से 7 वर्ष की एज तक, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो ए और बी ये सिंबल्स हैं और सिंबल के माध्यम से वो सीखना शुरू कर देता है। तो इसको बोलते हैं सिम्योटिक फंक्शन या इमेजिनेशन। सिम्योटिक फंक्शन से सीखना कहते हैं। उसके बाद इमेजिनेशन पावर, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को ज़्यादा इमेजिनेटिव स्टोरी सुनाई जाती हैं, इसलिए सुनाई जाती है ताकि उनका कॉग्निशन ज़्यादा डेवलप हो सके। इसलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चे के लिए जितनी इमेजिनेशन, वो परियों की कहानियाँ सुनते हैं, वो कार्टून देखते हैं, क्यों ऐसा करते हैं स्टेज में? क्योंकि इसमें उसकी इमेजिनेशन पावर ज़्यादा होती है, वो इमेजिन करता है और अपने दिमाग का, अपनी मेंटल एबिलिटी का विकास करता है। वन वे लॉजिकल थिंकिंग, इस स्टेज में वो वन वे लॉजिकल थिंकिंग सोचता है, मतलब लॉजिकल तो सोचता है लेकिन एक ही डायरेक्शन में सोच पाता है। जैसे बच्चे के पास 2 ग्लासेस हैं, ये एग्जांपल आपने पढ़ा भी होगा अपनी अपनी क्लासेस में। 2 ग्लासेस हैं, एक लंबा ग्लास है, एक चौड़ा ग्लास है, दोनों में सेम मटेरियल को रखा गया है, जैसे पानी को रखा गया है, तो जो लंबा ग्लास होगा उसके अंतर्गत वो कहेगा कि इसमें ज़्यादा है। ऐसे डिसेंट्रिज्म नहीं आएगा, उसको रिवर्सिबिलिटी नहीं आती, उसको क्लासिफिकेशन नहीं आता, केवल वो एक ही डायरेक्शन में वन वे लॉजिकल सोच सकता है। वन वे लॉजिकल सोच सकता है। आर्टिफिशियलिज्म होता है, वो कृत्रिम चीज़ों के बारे में सोचता है, आस-पास जो चीज़ें हैं, कृत्रिम चीज़ें, हर चीज़ को कृत्रिम सीखता है, यानी कि हर चीज़ मैन मेड है, भगवान ने कुछ नहीं बनाया, या मनुष्य जो कुछ भी हमारे पास है वो आर्टिफिशियलिज्म यानी कि मैन मेड है। इसके बाद देखिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा लॉजिकल थिंकिंग शुरू कर देता है, लॉजिकल सोचना शुरू कर देता है। इसमें उसको कंजर्वेशन भी आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी भी, और डिसेंट्रिज्म जो इस स्टेज में डेवलप नहीं हुआ था वो इस स्टेज में डेवलप होना शुरू हो जाता है। और इसमें उसको क्लासिफिकेशन भी आ जाता है, डिसेंट्रिज्म, रिवर्सिबिलिटी, कन्वर्जन और लॉजिकल थिंकिंग भी वो सोचना शुरू कर देता है लॉजिकली। लेकिन पूरा डेवलप नहीं हो पाता, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक वो महारत हासिल कर लेता है। लेकिन ये पूरी डेवलपमेंट कहाँ पर होगी? एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज में होगी। इसमें बच्चा पूरा प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है। वो मल्टी डायरेक्शन में सोच सकता है, वन वे डायरेक्शन में नहीं, अलग-अलग डायरेक्शन में वो सोच सकता है। वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद दे सकता है। यहाँ तीनों स्टेजेस तक वो अपनी गलती नहीं मानता था, लेकिन वो यहाँ पर अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है, अमूर्त चिंतन हो जाता है। अगर उसके सामने कोई चीज़ प्रेज़ेंट नहीं है, वो तब भी लॉजिकल थिंकिंग के माध्यम से सोचकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इमेजिनेशन पीक पर होता है। ये सारी क्लासिफिकेशन, रिवर्सिबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग वेरी हाई हो जाती है। वो अपनी प्रॉब्लम्स को, यहाँ तक कि आस-पास अपने दोस्तों की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना सीख जाता है। तो ये 4 स्टेजेस थी जो जीन पियाजे ने बताई थी। मैंने इनका जो मेन पॉइंट था, जो मेन थीम थी, वो डिस्कस की है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं और इनकी डीपली स्टडी अब हम फिर से करते हैं। तो नोट से पढ़ते हैं हम, ताकि डेफिनेशन अच्छे से याद हो जाएं। ये पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इनको लिख लीजिए और रिवाइज कीजिए और पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। जीन प्याजे यहाँ से ही गलत नहीं होगा, ये पक्का वाला है। और ये ज़रूर आता है सीटेट में भी और एचटेट में भी, DSSS वगैरह के एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन में भी ये ज़रूर आता है। तो मैंने डिस्कस किया था, इन्होंने क्या-क्या बताया है जीन पियाजे ने। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान की उत्पत्ति। ज्ञान की उत्पत्ति, एक बच्चे में ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, ये जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी में बताई जाती है। ये पॉइंट पूछ लिया जाएगा कि ये किसने दिया है, तो जीन पियाजे ने दिया है। ये फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहे जाते हैं। ये मैंने बता ही दिया। इन्होंने मेंटल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, स्कीमा के बारे में बताया था, एसिमिलेशन और इक्विलिब्रेशन के बारे में बताया था।
मेंटल स्ट्रक्चर, स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रेशन। मेंटल स्ट्रक्चर, जो भी हमारे मेंटल स्ट्रक्चर होते हैं, स्कीमा हमारे ब्लॉक्स होते हैं, मेंटल ब्लॉक्स। मेंटल ब्लॉक्स होते हैं। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, ये अब सुनिए क्या होते हैं। इसमें बच्चा एडेप्ट करता है और ऐड करता है, एडॉप्ट करता है और ऐड करता है, एडेप्ट और ऐड करता है। इसमें वो कोई भी चेंज नहीं करता है। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का PYQ है, वो सुनिए। एसिमिलेशन इन्वॉल्व, लर्निंग क्या है? एसिमिलेशन इन्वॉल्व यूजिंग करंट स्कीमा to interrupt the external world, whereas accommodation is creating new schema or adjusting old one to fit the environment. एकोमोडेशन और एसिमिलेशन में क्या डिफरेंस है? जो भी हमारा स्कीमा बना हुआ है, जिसके माध्यम से हम आसपास के एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करते हैं, आसपास की चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे माइंड में सेट होते हैं, हम उनका यूज करके आसपास की चीजों को समझते हैं, सीखते हैं और प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयास करते हैं, वो एसिमिलेशन है। चीजों को एज इट इज देखते हैं और समझते हैं। अगर हम उसमें कुछ परिवर्तन करें, कुछ चेंज करें, कुछ मॉडिफिकेशन करें, कोई मॉडिफाई करें, उनको चेंज लेकर आए, तो वो एकोमोडेशन के अंतर्गत आता है। मॉडिफिकेशन और एकोमोडेशन, और मॉडिफिकेशन ये हमने डिस्कस कर लिया। अगर कोई चेंज हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? पुराने को चेंज कर रहे हैं, तो किस में आएगा? एकोमोडेशन में आएगा। और इक्विलिब्रेशन, जैसे वो पहले कोई बच्चा है, वो चावल हाथ से खाना सीखता है, फिर वो चम्मच से खाना सीख जाता है, तो चम्मच से खाना सीखता है तो चेंज करता है, तो वो एकोमोडेशन है। हाथ से खाना सीखता है तो एसिमिलेशन कर रहा है, वो क्या कर रहा है? एसिमिलेशन कर रहा है। और एकोमोडेशन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का ये PYQ है। एसिमिलेशन इन्वॉल्व यूजिंग करंट स्कीमा टू इंटरप्ट द एक्सटर्नल वर्ल्ड, whereas accommodation is creating new schema or adjust old one to fit the environment. एक चीज होती है कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, संज्ञानात्मक द्वंद्व, इसके बारे में किसने बताया है? इसके बारे में कॉलबर्ग और बाल्ट मेथड ने डिस्कस किया है। ये पूछ लिया जाएगा कि कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट किसने बताए हैं? कॉलबर्ग और बाल्ट मेथड ने बताए हैं। उसके बाद देखिए, फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म जीन प्याजे कहे जाते हैं। जीन प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चा कैसे सीखता है? फ्रॉम एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से सीखता है। एक्टिव कंस्ट्रक्टर होता है, ये पूछ लिए जाएंगे कि जीन प्याजे ने बच्चों को क्या कहा है? एक्टिव कंस्ट्रक्टर कहा है, प्रॉब्लम सॉल्वर कहा है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर कहा है, विज्ञान खोजकर्ता, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक्सप्लोरर कहा है। फिर से सुनिए, फ्रॉम एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से सीखते हैं, वो एक्टिव कंस्ट्रक्टर होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर होते हैं और एक्सप्लोरर होते हैं। ये इनकी एक इम्पोर्टेंट कोटेशन है। ही बिलीव्ड दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ बोथ बायोलॉजिकल मैच्योरिटी and increased social experiences जीन प्याजे क्या कहते हैं कि जो डेवलपमेंट होती है वो बायोलॉजिकल प्लस सोशल एक्सपीरियंसेस से होती है। कैसे होती है? बायोलॉजिकल मैच्योरिटी प्लस सोशल एक्सपीरियंस से, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी और सोशल एक्सपीरियंस से होती है। सोशल इंटरेक्शन के बारे में नहीं बताते, सोशल इंटरेक्शन के बारे में ये नहीं बताते हैं।
ये कहते हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट बायोलॉजिकल मैच्योरिटी से होती है प्लस सोशल एक्सपीरियंस से होती है, लेकिन ये सोशल इंटरेक्शन के बारे में बात नहीं करते। सोशल इंटरेक्शन के बारे में बात वाइगोत्स्की करते हैं। आगे देखिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट Piaget suggested is that a child also think in the same amount of adult। जो सेम अमाउंट ऑफ अडल्ट यानी कि जो अडल्ट हैं उनके अमाउंट में उनके जितना सोचते हैं, लेकिन उनका काइंड प्रकार डिफरेंट होता है। वो एडल्ट्स के जितना सोच सकते हैं, जो एडल्ट्स जितना एडल्ट सोचते हैं ना वो उतना ही सोच सकते हैं, लेकिन उनके सोचने में उनके प्रकार में डिफरेंस होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट Piaget suggested it that child also think in the same amount as adults, but it kind is different। इसकी kind क्या होती है? इसकी kind different होती है। उसके बाद हमने स्टेजेस पढ़ ही ली थी। अब एक एक स्टेजेस को सुन लीजिए अच्छे से, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज पहली थी सेंसरी मोटर स्टेज, SMS, sensory motor stage। In this stage, child learn from the sense and motor movement। He only pays attention to the senses, see, smell, taste, touch, hear। मैनी मोटर एक्टिविटीज वो करता है। चिल्ड्रन हैव टेंडेंसी ऑफ इमिटेशन, इमिटेशन की उसके अंदर टेंडेंसी होती है। और ये PYQ है, न्यू बर्न इंटरेक्ट विद देयर एनवायरमेंट इंटायरली थ्रू रिफ्लेक्सिव बिहेवियर। टिल द एंड ऑफ दिस स्टेज चाइल्ड अचीव द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव परमानेंस। वो रिफ्लेक्सिव बिहेवियर से सीखता है, और इस स्टेज के एंड में ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स देकर कि बच्चा सीखता कैसे है, तो रिफ्लेक्सिव बिहेवियर से वो सीखता है, और इस स्टेज के लास्ट में वो ऑब्जेक्टिव परमानेंस भी सीख जाता है। ऑब्जेक्टिव परमानेंस के बारे में मैंने बता ही दिया। प्री ऑपरेशनल स्टेज, POS, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होते हैं? इन दिस स्टेज लॉजिक डज नॉट बीन डेवलप इन द चाइल्ड। लॉजिक इतना डेवलप नहीं होता, वो क्यूरियस होता है, इन्वेंटर होता है, इगोसेंट्रिज्म होता है, एनिमिज्म उसके अंतर्गत होता है, सिंबॉलिक फंक्शन वो सीख जाता है, इमेजिनेशन पावर उसकी हाई होती है, वन वे लॉजिकल थिंकिंग होती है, और वो आर्टिफिशियलिज्म में बिलीव करता है। इन दिस स्टेज लॉजिक हैज बीन नॉट डेवलप्ड, क्यूरियस होता है, इगोसेंट्रिज्म होता है। इट इज एक्सप्लेन बाय प्याजे इन हिज थ्री माउंटेन एक्सपेरिमेंट। ये पूछ लिया जाएगा, थ्री माउंटेन एक्सपेरिमेंट। थ्री माउंटेन एक्सपेरिमेंट क्या है? ऐसे 3 माउंटेन बना दिए जाएंगे, ऐसे अलग अलग बच्चे को दिखाया जाएगा, ये दिख रहा है, यहाँ से दिखाया जाएगा, ये दिख रहा है, यहाँ से दिखाया जाएगा, ये दिख रहा है, लेकिन सामने से दिखाया जा रहा है तो ये नहीं दिख रहा है। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशन में पहुंच जाएगा, तो ये तीनों दिख जाएंगे, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि POS, प्री ऑपरेशनल स्टेज में 3 माउंटेन्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया है। ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सी स्टेज में 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद देखिए, वन वे लॉजिक होता है, आर्टिफिशियलिज्म की हर चीज मैन मेड होती है, और इस प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो कंजर्वेशन नहीं सीखता, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं सीखता, और रिवर्सिबिलिटी का भी उसको नहीं पता होता। उसके बाद देखिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, वो लॉजिकल सोचना शुरू कर देता है, उसके अंदर लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी आ जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लॉ ऑफ डिसेंट्रिज्म भी वो सीख जाता है। ये मैंने बताया था कि डिसेंट्रिज्म क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, कंजर्वेशन क्या होता है। उसके बाद उसके अंदर क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की नॉलेज आ जाती है, और वो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग सीख जाता है, सिंबॉलिकली प्रेजेंट कर सकता है वो चीजों को। एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है? द चाइल्ड स्टार्ट इमेजिंग अलोंग एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। द चाइल्ड स्टार्ट एनालाइज करना सीख जाता है, लास्ट एंड फाइनल स्टेज है ये। इसमें हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग सीख जाता है वो, मतलब इंडक्टिव भी डिडक्टिव भी दोनों को मिलाकर हाइपोथेटिकल रीजनिंग बनती है, तो उसको सीख जाता है। एनालाइज कर सकता है वो अपनी एक्टिविटीज को, वो नॉलेज को ट्रांसफर कर सकता है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर है, और वो एबिलिटी टू क्रिटिसाइज हिमसेल्फ, अब वो अपनी भी आलोचना सीख जाता है, एबिलिटी टू क्रिटिसाइज हिमसेल्फ।
himself. The child can think of more than one situation at a time. एक से ज्यादा सिचुएशन के बारे में वो सोचना शुरू कर देता है। एडोलेसेंट में भी ईगोसेंट्रिज्म होता है। आपने देखा होगा किशोरावस्था में ईगोसेंट्रिज्म का कुछ पार्ट पाया जाता है। ज्यादा पूछे तो कौन सी स्टेज में पाया जाता है? सेंसरी मोटर स्टेज में, लेकिन कम मात्रा में वो एडोलेसेंट स्टेज में भी पाया जाता है। इसका कंक्लूजन क्या है? दिस स्टेज फॉलो द प्री डिटरमाइंड पैटर्न। एक पहले से फिक्स पैटर्न होता है कि 4 स्टेजेस होती हैं, उनको क्रॉस करना होता है, तो प्री डिटरमाइंड पैटर्न पर ये आधारित होती हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट कंटिन्यूअस बट डिसकंटिन्यूअस। एक ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। क्या ये डिसकंटिन्यूअस है? ऐसे है, डिसकंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। यहाँ 1 2 3 4 मतलब ये कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से। डिसकंटिन्यूअस मतलब प्री डिटरमाइंड पैटर्न तो फिक्स है पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। जरूरी नहीं है कि सभी स्टेजेस पर बच्चा जो इन्होंने बोला है वही डेवलपमेंट उसकी हो। नो स्टेज कैन बी स्किप्ड, कोई भी स्टेज स्किप नहीं की जा सकती अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। It means Jean Piaget support child-centered education. It is not necessary that every person will enter the 4th stage. Child-centered education पर इन्होंने स्पॉट किया है। जीन पियाजे के बारे में आज इतना ही। हमने इसकी स्टेजेस के बारे में पढ़ा है। इन्होंने जो भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स बताई हैं, जो भी चीजें बताई हैं, हमने क्यों इस थ्योरी को पढ़ा, ये सारी बातें आज डिस्कस की हैं। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।